तो इससे पहले कि हम वेंटिलेटर डिस्कस करें कि वेंटिलेटर ऑपरेट कैसे करना है, हमको समझना होगा कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है, उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज क्या है, और उसके बाद ही हम मोड्स ऑफ वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर को कैसे सेटिंग करना है उसके बारे में जान पाएंगे। तो अगेन डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर देगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट है, ये लंग एक्सप्रेस ये दिखा रहा है कि ये पेशेंट है, इसमें हमने एंडोट्रकेल ट्यूब डाली हुई है और वो हमने वेंटिलेटर से ट्यूबिंग के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो कोई भी वेंटिलेटर जब हम देखते हैं तो उसमें एक इंस्पिरेटरी पोर्ट होता है। इंस्पिरेटरी पोर्ट मीन्स जहां से वेंटिलेटर पेशेंट को इंस्पिरेशन के लिए एयर और ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये इंस्पिरेटरी पोर्ट से जो भी गैसेस के फ्लो है वो आएंगे। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन के इंस्पिरेटरी लिम्ब में से, और जो इंस्पिरेशन की तरफ जाता है उसको इंस्पिरेटरी लिम्ब बोलते हैं, जो गैसेस को लेके एक्सपिरेशन कराता है उसको एक्सपिरेटरी लिम्ब कहते हैं। तो जैसे ही ये इंस्पिरेटरी पोर्ट में हम ट्यूबिंग कनेक्ट करते हैं, ये सबसे पहले जाता है ह्यूमिडिफायर के लिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्योंकि हमने नोज को बाईपास कर लिया है और नोज का काम है इनहेल्ड एयर को ह्यूमिडिफाई करना, वार्म करना, तो वो फंक्शन लॉस हो गया है, इसलिए पहले ट्यूबिंग जाती है ह्यूमिडिफायर में। अब ये ह्यूमिडिफायर में एक चेंबर होता है जिसमें पानी भरा होता है और नीचे में उसके कॉइल होती है। तो ये कॉइल पानी को गर्म करता है, जिसके कारण जो भी एयर वेंटिलेटर दे रहा है वो वार्म होती है और ह्यूमिडिफाई होती है। अब ये वार्म ह्यूमिडिफाइड एयर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सीलिया है, म्यूकस है, इसको प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बहुत ड्राई एयर देंगे तो वो डैमेज करेगा। तो फिर ये ह्यूमिडिफाई होने के बाद में ये जाती है पेशेंट की तरफ, पेशेंट को डिलीवर होती है। पेशेंट को डिलीवर होने के बाद में लंग एक्सपांड होते हैं और जब इंस्पिरेटरी फेज बंद हो जाती है तो लंग्स अपनी इलास्टिक रिकॉइल के कारण वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और एयर एक्सेल्ड होती है। जब एयर एक्सेल्ड होती है तो ये इंस्पिरेटरी जो पोर्ट है ये बंद हो जाता है, ताकि एक्सेल की हुई एयर वापस से इंस्पिरेटरी लिम्ब में ना जाए। लेकिन एक्सपिरेटरी पोर्ट उस वक्त खुल जाता है, तो जो भी एयर एक्सेल की जाती है वो आती है एक्सपिरेटरी लिम्ब में। अब जब पेशेंट एक्सेल एयर होती है उसमें काफी ज्यादा वेपर्स होती है, क्योंकि बॉडी के जो भी वेपर्स है वो जनरेट होते हैं और वो वेपर्स जनरेट होके ये ट्यूब में कंडेंस हो सकते हैं। अब कंडेंस होने के कारण इसमें पानी जमा हो जाता है। अगर पानी रहेगा ट्यूब में तो वेंटिलेटर बराबर से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके नीचे एक ट्रैप लगा देते हैं। तो जो भी पानी या फिर पेशेंट के कुछ सिक्रीशंस आ गए हैं उसमें, तो ये ट्रैप में जमा हो जाता है। इसको हम डिपेंडेंट पोर्शन पे ऐसे ग्रेविटी से लटका के रखते हैं। तो जो भी वाटर इसमें कंडेंस होता है या फिर पेशेंट के सिक्रीशंस आते हैं वो ये ट्रैप में कलेक्ट हो जाते हैं। इस ट्रैप को आप बीच बीच में निकाल के उसको ड्रेन कर सकते हैं। ट्रैप का सिस्टम ऐसा होता है कि जब आप ये ट्रैप रिमूव करते हैं तो ये सर्किट ब्रेक नहीं होता, तो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक्सेल की हुई एयर यहां से फिर एक्सपिरेटरी पोर्ट में आती है। अब वेंटिलेटर जो भी चीजें दे रहा है उसको सेंस करता है। जो आपने प्रेशर वॉल्यूम सेट किया हुआ है उस हिसाब से ये इंस्पिरेटरी पोर्ट में से आपके गैसेस आएंगे, वॉल्यूम आएगा, पेशेंट को डिलीवर होगा। और जब ये वापस आएगा तो एक्सपिरेटरी पोर्ट में एक सेंसर लगा होता है। तो वो सेंस करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर का जो वॉल्यूम है वो वापस आया है। तो अगर इंस्पिरेशन में जो भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है बेसिकली वो आपके सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या सेट किया है, और वो वेंटिलेटर को पता होता है। उस हिसाब से वो वॉल्यूम दे रहा है और जब एक्सपिरेटरी में ये वापस आता है तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। यहाँ पे एक चीज ये समझने वाली जरूरी है कि जो इंस्पिरेटरी फ्लो है वो फिक्स है। अगर आपने ट्यूबिंग यहां से हटा भी दी तो भी वो इंस्पिरेटरी फ्लो भेजता रहेगा, वो क्योंकि उसे सेंस नहीं कर पा रहा है। हमें क्या चीज देखनी है कि एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना आ रहा है, जो भी एयर वेंटिलेटर के पास में वापस आ रही है वो कितनी आ रही है। इंस्पिरेटरी फ्लो दिया है
100 का, और टाइडल वॉल्यूम इसे कहते हैं वी टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी। ये इंस्पिरेटरी वाला फ्लो है VTI। तो ये इंस्पिरेटरी फ्लो समझो 100 जा रहा है और एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम आ रहा है 50, मतलब 50% कहीं तो लीक हो रहा है। तो बहुत बार कनेक्शंस लूज रहते हैं, ट्यूब आपकी आउट हो गई तो भी पार्शियल रहेगी तो भी ये वॉल्यूम कम दिखाएगा, पेरिट्यूबल लीक ज्यादा है तो भी कम दिखाएगा, या फिर ट्यूब अगर पार्शियली ब्लॉक है तो भी दिखाएगा। तो हम ये चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर टाइडल वॉल्यूम 100 जा रहा है और आपका VT आ रहा है 2, 3 या फिर ऐसे ही कुछ 10, दैट मीन्स आपका जो ट्यूब है वो माल फंक्शनिंग कर रहा है, या तो वो एक्सटूबेट हो गया है, या तो उसमें ब्लॉक आया है, पार्शियल ब्लॉक आ रहा है, और या तो फिर ये सर्किट में कहीं पे लीक है। तो हमको ये चीज समझनी है कि VTE टाइडल वॉल्यूम जो एक्सपिरेटरी में है, एक्सपिरेटरी पोर्ट में वेंटिलेटर सेंस कर रहा है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बराबर से सर्किट काम कर रहा है या नहीं। किसी किसी वेंटिलेटर में डिस्टल सेंसर यूज होता है। अब डिस्टल सेंसर मतलब जैसे मैंने समझाया कि इंस्पिरेटरी एयर यहां से गई, पेशेंट के पास गई, पेशेंट से एक्सेल होके फिर एक्सपिरेटरी पोर्ट में और एक्सपिरेटरी पोर्ट में लगा हुआ सेंसर उसको सेंस कर रहा है। तो ऐसे हालात में अगर कहीं पे यहां से लीक हो गया, यहां से लीक हो गया, यहां से लीक हो गया, तो वेंटिलेटर उसे सेंस करेगा कि पेशेंट ने कम टाइडल वॉल्यूम एक्सेल किया है। और ये बड़े लोगों में इतना फर्क नहीं करता, लेकिन अगर समझो कोई छोटा सा न्यूनेट है तो उसमें अगर 10 ml का भी वॉल्यूम लॉस होता है तो भी वो कैलकुलेशन गलत दिखाएगा और हम बराबर से बच्चे को वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये डिस्टल सेंसर उसमें लगा देते हैं ताकि जैसे ही पेशेंट एक्सेल करे वो तुरंत उसको सेंस कर ले कि पेशेंट ने कितना एयर एक्सेल किया है। तो ये स्पेसिफिकली ये डिस्टल सेंसर न्यूबॉर्न में काफी हेल्पफुल होता है। तो हमने देखा कि इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम वो होता है जो पेशेंट वेंटिलेटर देता है इंस्पिरेशन के टाइम पे, और एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम वो है जो वॉल्यूम एयर का वेंटिलेटर के पास में वापस आता है। इसके बीच के डिफरेंस को हम देख के हम बता सकते हैं कि पेशेंट एक्सटूबेट तो नहीं हो गया, ट्यूब ब्लॉक तो नहीं हो गई, या फिर बहुत ज्यादा सिस्टम में लीक तो नहीं हुआ। I रेशियो, I/E रेशियो, I इज इंस्पिरेशन, E इज एक्सपिरेशन। तो ये टाइम बताता है ना। TI मीन्स इंस्पिरेटरी टाइम और TE मतलब एक्सपिरेटरी टाइम। अब ये क्या है? तो अगर समझो मैं किसी पेशेंट को ब्रीथ दे रहा हूं 20 पर मिनट, समझो मैंने वेंटिलेटर पे सेटिंग कर दी है 20 पर मिनट ब्रीथ रेट वेंटिलेटर की, तो 60 सेकंड में 20 ब्रीथ जा रहे हैं, मतलब हर 3 सेकंड में 1 ब्रीथ जा रहा है ना। तो एक ब्रीथ हम दे रहे हैं 3 सेकंड में, और I रेशियो जनरली रहता है 1:2। ठीक, तो जब हम वेंटिलेटर का सेटिंग रखते हैं 20 पर मिनट और हर ब्रीथ के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं, तो 1:2 रेशियो जब आप I का सेट करोगे तो इंस्पिरेशन 1 सेकंड में जाएगा और एक्सपिरेशन जाएगा आपका 2 सेकंड में। तो पहले 1 सेकंड के लिए यहां से फ्लो आएगा, ठीक है, और उसके बाद में वो बंद हो जाएगा ताकि पेशेंट एक्सेल कर सके और एक्सपिरेटरी लिम्ब खुल जाएगा 2 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आपको सेटिंग करनी होती है। हम एक्सपिरेशन को ज्यादा समय देते हैं क्योंकि नॉर्मली भी हम ऐसे ही ब्रीथ करते हैं। दूसरा, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, उस टाइम पे वेंटिलेटर देता है। एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, तो वो चेस्ट के रिकॉइल के कारण आता है, तो इतना टाइम हमें देना चाहिए। बहुत बार अगर किसी कंडीशन में ब्रोंकोस्पाज्म है या फिर एयर ट्रैप हो रही है लंग में, तो आपको ये रेशो बढ़ाना भी पड़ता है। जैसे समझिए किसी कारण से आपको ब्रोंकियोलाइटिस का या फिर ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट इंट्यूबेट करना पड़ा,
तो उस टाइम पे ये रेशियो 1:3, 1:4 भी रखने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेशेंट को एयर एक्सेल करने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट की लंग्स के कंडीशन के हिसाब से ये आई रेशियो चेंज करना पड़ता है। जैसे ARDS में हम आई रेशियो बहुत बार 1:1.5, 1:1 भी रखना होता है अगर पेशेंट ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है। वो डिटेल में हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये आई रेशियो हमको समझना है। एक और कंसेप्ट है जो हमें समझना चाहिए ताकि हम वेंटिलेटर अच्छे से समझ सके, वो है पीप का। तो जैसे मैंने बताया, इंस्पिरेटरी लिम्ब से एयर गई, एक्सपिरेटरी लिम्ब से बाहर आ गई। अगर ये वॉल्व पूरा खुल गया तो लंग जो कि डिस्टेंड हुआ पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अब वो हर साइकिल में ऐसे ऐसे कोलैप्स पूरा होता रहा तो उसे बैरोट्रॉमा होगा, वेंटिलेटर ये जो है लंग्स को डैमेज होगा। तो इसके लिए जब भी हम नॉर्मली भी जब ब्रीथ करते हैं तो एक्सपिरेशन के टाइम पे पूरे लंग्स कोलैप्स नहीं होते। हमारे लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट होता है जो अल्वियोलाई को पूरी तरह से कोलैप्स होने से रोकता है। तो नॉर्मली भी जो अल्वियोलाई होते हैं वो इस तरीके से वेंटिलेट होते हैं। वो ऐसे नहीं होते, वो इस तरीके से वेंटिलेट होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप बलून फुलाते हैं तो जो पूरा कोलैप्स बलून है उसको फुलाने में ज्यादा ताकत लगती है, जो ऑलरेडी थोड़ा फूल जाने के बाद में उसको फुलाना आसान होता है। उसी तरीके से लंग्स भी होते हैं। तो जब वो थोड़े से पार्शियली डिस्टेंडेड होते हैं उनको एक्सपांड करना आसान होता है। इसलिए बॉडी भी सर्फेक्टेंट और बाकी मैकेनिज्म से इसको मेंटेन करते हैं। स्पेशली इसकी रिक्वायरमेंट डिसीज कंडीशन लाइक ARDS में और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमको लंग्स को थोड़ा सा डिस्टेंड करके रखना है। वो कंसेप्ट भी हम समझेंगे। तो जब पेशेंट इंस्पिरेशन के बाद में एक्सपिरेशन में जाता है तो ये वॉल्व पूरा नहीं खुलता, थोड़ा सा क्लोज रहता है ताकि कुछ एयर इसमें जमा रहे। तो एक्सपिरेशन के टाइम पे भी लंग्स में एयर बाकी रहती है, थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है एक्सपिरेशन के एंड में भी। तो इसे उन्होंने नाम दिया पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। मीन्स एक्सपिरेशन के एंड में भी एक पॉजिटिव प्रेशर लंग में बना रहता है, जिसको उन्होंने नाम दिया पीप। अब ये पीप क्यों जरूरी है? और ये पीप आप वेंटिलेटर पे एक नॉब होता है पीप करके उससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पीप का कंसेप्ट इतना जरूरी क्यों है? पीप क्यों इसलिए इतना जरूरी होता है? दूसरा जो आपको समझना है इसमें कि पीप जब आप देते हैं, जैसे मैंने बताया कि लंग्स पूरा कोलैप्स नहीं होगा। अगर लंग्स बार बार कोलैप्स ओपन होगा तो उसको डैमेज होगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लंग्स को पार्शियली डिस्टेंड करने के लिए पीप देते हैं। दूसरा, जैसे मैंने समझाया कि एक पार्शियली डिस्टेंडेड बलून को फुलाना आसान है, वैसे लंग्स जब पार्शियली डिस्टेंडेड रहते पीप के कारण तो उनको उसके ऊपर डिस्टेंड करना, वेंटिलेट करना आसान हो जाता है। तीसरा, क्योंकि एंड ऑफ द एक्सपिरेशन भी थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन है, थोड़ी सी एयर लंग्स में प्रेशर है, तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन भी जो अल्वियोलाई में से ऑक्सीजन ब्लड में जाता रहेगा। स्पेशली जब डिसीज कंडीशन होती है तो एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन भी अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो दैट विल बी हेल्पफुल। तीसरा, अगर ये इस तरीके से बंद चलो होता रहा, पूरा कोलैप्स और ओपन होता रहा, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो भी कम हो जाता है। तो पीप से हमने देखा कि ऑक्सीजनेशन में हेल्प होता है, लंग्स को ट्रॉमा कम होता है और ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी कम करता है। नॉर्मली भी हम, जैसे हमने देखा कि जो बच्चे ग्रंट करते हैं, बेसिकली ग्रंट करना मतलब पेशेंट एक्सेल कर रहा है अगेंस्ट क्लोज ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस है उसको क्लोज करके वो एक्सेल करता है। तो ये ग्रंट करना भी एक तरीके से पीप जनरेट करना है। तो नॉर्मली भी बच्चे जब ग्रंट कर रहे हैं तो बेसिकली वो पीप जनरेट कर रहे हैं। तो जब आप वेंटिलेटर से उसको पीप देते हैं तो वो उसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से कर सकता है। जैसे आप सीपैप में भी हमने कंसेप्ट सीखा था कि अगर सीपैप आप लगाते हैं और पीप जनरेट करके पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर देते हैं तो उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाता है। तो जो एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन जो आप प्रेशर दे रहे हैं उसको पीप कहते हैं, और उसके ऊपर जो प्रेशर दे रहे हैं
है ना। उसके ऊपर जो प्रेशर दे रहे हैं उसे कहते हैं प्रेशर अबव पीप। तो समझो स्टार्टिंग में आपने 5 का दिया था और उसके ऊपर आप प्रेशर दे रहे हैं 10 का, तो टोटल 15 का प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रहेगा, है ना। एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन हमारा प्रेशर 5 था, उसके ऊपर उसको लंग्स को इन्फ्लेट करने के लिए आपने प्रेशर दिया 10 का, जिसे कहते हैं प्रेशर अबव पीप। किसी किसी वेंटिलेटर में ये ना होता है प्रेशर अबव पीप, और टोटल वो हो जाएगा 15 का प्रेशर एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। इसे कहते हैं पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर और पीआईपी। तो किसी किसी वेंटिलेटर में आपको पीप का नॉब तो सब में रहेगा, किसी किसी वेंटिलेटर में आपको लिखा रहेगा प्रेशर अबव पीप, किसी किसी वेंटिलेटर पर डायरेक्ट पीआईपी लिखा रहेगा। पीआईपी इज पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर। अब ये पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर दोनों का जोड़ है, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, पीक एक्सपिरेटरी प्रेशर और प्रेशर अबव पीक। तो ये दोनों का जोड़ रहेगा पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। वो हम वेंटिलेटर पे समझेंगे, दिखाएंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल ये कंसेप्ट हमको समझना है कि 2 प्रेशर चल रहे हैं, एक एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन चल रहा है और इंस्पिरेशन के पीक पे जो एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर प्लस अबव प्रेशर जो हम सेट कर रहे हैं वो चल रहा है। तो इस तरीके से लंग एक्सपांड होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंडेड रहते हैं एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन ऑल्सो। उसके ऊपर हम प्रेशर अबव पीप देंगे तो वो और इन्फ्लेट होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, ये पोजीशन में जो प्रेशर है वो है पीप, है ना, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। तो लंग्स कभी भी ऐसे ऐसे वेंटिलेट नहीं होते, वो हमेशा ऐसे ऐसे वेंटिलेट होते हैं। और पीप कैसे हम देंगे? पीप का एडजस्टमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की लंग्स कंडीशन कैसी है। क्लिनिकली हम देखते हैं कि लंग राइज बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हमें वेंटिलेटर पे मॉनिटर करना है तो हम देखेंगे कि जितना हमने वॉल्यूम दिया है उतना जनरेट हो रहा है या नहीं। अब ये कभी कैसे पीआईपी कहाँ पे सेट करते हैं, कहाँ पे वॉल्यूम सेट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लिनिकली हम देखेंगे कि लंग राइज हो रहा है या नहीं, मतलब चेस्ट राइज हो रही है या नहीं, उस हिसाब से हम इसे सेट करते हैं। जितना आप प्रेशर देंगे उस हिसाब से लंग इन्फ्लेट डिफ्लेट होता है। तो ये पीडब्ल्यूपी जो हम सेट कर रहे हैं वो कैसे सेट करना है, अगेन ये डिसीज कंडीशन पे सेट करना होता है। डिसीज कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। नॉर्मली ये 3 या 4 के करीब होता है। डिसीज कंडीशन में हम 5 तक के जा सकते हैं, कभी कभी तो ये 10 तक के भी, उससे भी ज्यादा डिसीज कंडीशन में देना पड़ता है, खास करके एआरडीएस में। तो ये कंडीशन समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा जिसे हम कहते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व। यहां पे मेरा है प्रेशर, यहां पे है वॉल्यूम। तो जब हम स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ाते हैं, तो कुछ भी वॉल्यूम नहीं बढ़ता। अगर हम कोई बलून को लेके फुलाए तो जब स्टार्टिंग में हम फूंक मारते हैं तो बलून नहीं फूलता, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक लिमिट के बाद में बहुत जल्दी फूल जाता है। तो लंग्स का भी वैसे ही, जब इनिशियली आप प्रेशर देते हैं तो लंग्स ज्यादा एक्सपांड नहीं होते। स्टार्टिंग में जब आप प्रेशर लगाएंगे तो लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद वो एकदम से बढ़ के फिर एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि उसके बाद लंग्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ता। अगर आप इससे ज्यादा प्रेशर दोगे तो फिर वो फट जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम कर्व। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के कुछ यूनिट प्रेशर तक के लंग्स बिल्कुल भी अच्छे से एक्सपांड नहीं होता, एक लिमिट पे जाने के बाद में वो एक्सपांड हो जाता है। अब वो डिपेंड करेगा कि लंग्स की कंडीशन कैसी है। कोई बलून अगर पतला है तो वो जल्दी फूल जाएगा, कोई बलून अगर थोड़ा मोटा है, अगर आपने मोटा बलून लेके फुलाने की कोशिश की तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। तो ऐसे ही लंग्स टू लंग ये कर्व भी चेंज होगा, लेकिन पैटर्न हमेशा यही रहता है। तो जब आप पीप देते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, तो आप लंग को इतना इन्फ्लेट करके हर समय रख रहे हैं। इंस्पिरेशन में भी, एक्सपिरेशन में भी आप इतना इन्फ्लेट करके रख रहे हैं। तो जैसे ही आप ब्रीथ देते हैं तुरंत लंग वॉल्यूम अच्छे से जनरेट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे इतना पीप देंगे, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर अगर इतना ही देंगे, तो इतना आपको प्रेशर जनरेट करते वक्त लंग्स अच्छे से वेंटिलेट नहीं होगा।
तो ऑप्टिमम वेंटिलेशन के लिए हमें पीप को इस कर्व के इस हिस्से तक के बढ़ा के रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि लंग्स के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझो एआरडीएस का पेशेंट है तो उसका कर्व यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको ज्यादा पीप देना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में आप उसको कम पीप में वेंटिलेट ढंग से नहीं कर पाओगे, उसका ऑक्सीजनेशन भी बराबर नहीं होगा और उसका वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। आप चाहिए उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो पीआईपी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, उससे ट्रॉमा होगा, लंग्स ज्यादा ओपन क्लोज होगा तो उससे लंग डैमेज होंगे। तो हमें लंग्स की कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। बहुत ज्यादा सीवियर एआरडीएस में ये ग्राफ यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको 10 तक के भी पीप देना पड़े, तो डिपेंड करेगा लंग्स की कंडीशन के हिसाब से। तो इसको हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल के उसके टाइडल वॉल्यूम कैसे जनरेट हो रहे हैं, बहुत से वेंटिलेटर पे ग्राफिक्स भी दिए होते हैं, उसको देख के आप बच्चे को वेंटिलेट कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, जैसे मैंने बताया कि लंग्स टू लंग चेंज होता है, इसे कहते हैं कि लंग्स का कॉम्प्लायंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रेशर लगा रहे हैं। तो कॉम्प्लायंस जो कहते हैं, कॉम्प्लायंस ऑफ लंग, इसे कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। तो जितना ज्यादा अगर आपने जितने थोड़े से प्रेशर चेंजेस में हमें अगर अच्छा वॉल्यूम चेंज मिल रहा है, मतलब लंग का कॉम्प्लायंस अच्छा है। लेकिन अगर आपको थोड़ा वॉल्यूम चेंज करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, मतलब लंग का कॉम्प्लायंस कम हो गया है। तो हमें ये चीज समझनी है कि पीप पेशेंट के कंडीशन, लंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा।